प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपने 13वां पाठ फूल इसका पठन और व्याख्या कर लिया है और आपको एक कविता याद भी हो गई होगी। तो आज हम इस कविता के आगे बढ़कर हम कहेंगे आज हमें शब्दार्थ और मुहावरे करने। तो अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या कर लिया है उसको एक बार फिर से जान लेते हैं। अभी तक आपने एक कविता पढ़ी है और इसको समझ ली है। आपने नोटबुक में इस कविता को लिख लिया है और याद भी किया है। और फूल से संबंधित आपको मैंने चित्र बनाने के लिए कहा था, आपने फूल से संबंधित चित्र भी बना लिया है। अब हम आज इस कविता के हम कहेंगे शब्दार्थ, जो नए शब्द आए हैं, और मुहावरे। इस कविता में 2 मुहावरे हैं, उनको लिख करके याद करेंगे। तो आप मेरे साथ अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए और आज हम अपना शब्दार्थ लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। पाठ 13 फूल शब्दार्थ। और हमारा पहला शब्दार्थ है तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। आपको याद आ गया होगा कि जब हमने आपको समानार्थी या पर्यायवाची जो शब्द करवाया था, उसमें हमने आपको जो पेड़ का पर्यायवाची तरु, पादप और वृक्ष बताया था। आपको याद आया? तो तरु को पेड़ कहते हैं। पेड़ आसान शब्द है, इसीलिए शब्दार्थ में हमने तरु को पेड़ लिखा है। हमारा दूसरा शब्द है अनगिन। ये नया शब्द है, इसे आपने पहले नहीं पढ़ा था। अनगिन, अनगिन। तो अनगिन का अर्थ है बच्चों, ये 2 शब्दों को मिला के बना है अन और गिन। अन का अर्थ होता है जिसे गिना ना जा सके। अनगिन का अर्थ क्या होता है? जिसे गिना ना जा सके, जिसकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो अधिक संख्या होने के कारण उनको गिनना मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आसमान के जो तारे होते हैं, आपने देखा है रात को आसमान में इतने तारे होते हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। तो इसीलिए तारों को भी हम अनगिन कह सकते हैं। और हमारे सर पे बाल, वे भी तो बहुत अधिक होते हैं, तो उनको भी गिनना मुश्किल है। तो जिनकी संख्या अधिक हो या फिर जिनकी गिनती न की जा सके, उसे अनगिन कहेंगे। तो हम लिख रहे हैं जिसकी दोनों अर्थ सही हैं, जिनकी गिनती न की जा सके, गिनती न की जा सके, या हम ये भी कह सकते हैं बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या मतलब अधिक संख्या में अगर होते हैं, जैसे कि तारों के मैंने बारे में अभी बताया था, बड़ी संख्या में तारे होते हैं, इसीलिए तारों को भी हम बोल सकते हैं आसमान में अनगिन तारे हैं। आसमान में अनगिन तारे हैं बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में। अगला है, तीसरा शब्द है हमारा मधु। मधु का अर्थ होता है रस या शहद। शहद तो आपने खाया ही होगा, शहद या रस। तो बच्चों, जो पेड़ से जो मधु निकलता है आपने देखा होगा,
उसको पीने के लिए तितलियां आ जाती हैं, मधुमक्खियां, इसीलिए तो उनका नाम मधुमक्खी रखा गया है, क्योंकि वह फूलों से मधु ले जाती हैं। तो मधु को हम शहद भी कह सकते हैं, या रस या फूलों का रस भी कह सकते हैं, दोनों ही सही। अब आ जाते हैं चौथा का अर्थ है सुवास। हमारा जो ये भी नया शब्द है, इससे पहले हमने इस शब्द को नहीं पढ़ा है। सुवास, सु जमा वास, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, सु जमा वास। इसका अर्थ होता है सुंदर या सुंदर खुशबू देने वाला या सुगंधित खुशबू। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, और वास का मतलब अच्छी गंध वाला, खुशबू भी बोल सकते हैं, सुगंध भी हम बोल सकते हैं, या महक भी बोल सकते हैं। तो तीनों ही सही है। तो हमारा चौथा शब्द है सुवास, एकदम नया शब्द है, आपने इससे पहले इसे नहीं पढ़ा। सुवास क्या अर्थ है इसका? सु जमा वास, इसका क्या अर्थ होता है? सुगंध या खुशबू। तो हम बच्चों, हमारे ये 4 शब्दार्थ हैं इस कविता में। पाठ 13 फूल में 4 शब्दार्थ हैं। इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में, और इसे याद भी करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तरु का अर्थ होता है पेड़। मैंने आपको समानार्थी या पर्यायवाची में व्याकरण में आपको इसको पढ़ाया भी था। मैंने आपको क्या बताया था? तरु पेड़ का वृक्ष भी हो सकता है, तरु भी हो सकता है, पादप भी हो सकता है। तो तीनों ही सही हैं। तो हमने पेड़ लिखा है। तरु का अर्थ है पेड़। अनगिन, जिनकी गिनती न की जा सके, या इसका अर्थ है बड़ी संख्या। जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती उन्हें हम अनगिन कहते हैं। दूसरा है मधु, जो हमें फूलों से प्राप्त होता है। इसे शहद या रस, फूलों का रस या शहद भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं। सुवास 2 शब्दों के मेल से बना है, सु जमा वास। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छी खुशबू देने वाला। सु का है अच्छी या सुंदर, सु का अर्थ होता है अच्छी या सुंदर, खुशबू देने वाला। आप सुगंध भी लिख सकते हैं। आमतौर पर हम खुशबू बोलते हैं या महक बोलते हैं। तो ये तीनों सही। अब हम चलेंगे मुहावरों की। इस पाठ में 2 मुहावरे आए हैं। तो बच्चों इसे लिख लीजिए। मैं अब मिठा के मुहावरे लिखता हूं। हमारा शब्दार्थ हमने लिख लिया है। अब मुहावरों की तरफ हम बढ़ते हैं। मुहावरे। मुहावरे कौन कौन से? हमारा पहला मुहावरा है गले लगाते। गले लगाते का अर्थ होता है प्यार करते। तो हम कहते हैं मुहावरा होता क्या है? सबसे पहले हम मुहावरे को भी जान लेते हैं, फिर उसका अर्थ समझेंगे। जब कोई शब्द अपना अर्थ न देकर कोई खास अर्थ देता है, उन्हें मुहावरे कहा जाता है।
जैसे गले लगाने का अर्थ होता है प्यार करते, तो गले लगाने तो जैसे दो लोग ईद में, होली में लोगों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, तो उसका अर्थ होता है, इसका गले लगाते मुहावरे का क्या अर्थ है, प्यार करते। उसी तरह अगला है कान खड़े रखना, तो इसका क्या है, इसका अर्थ अलग होता है। मुहावरे जो शब्द होते हैं, जो शब्द दिए होते हैं, उनका वह अर्थ ना हो कि कोई खास अर्थ होता है, इसे ध्यान में रखना है। मुहावरे वो शब्द होते हैं जो कि वो शब्दों का मेल होता है या वो शब्दों का समूह होता है जो शाब्दिक अर्थ, मतलब शब्द का अर्थ न देकर कोई खास या अलग अर्थ देते हैं। जैसे कान खड़े रखना, अरे भाई कान कौन खड़े रखता है, कान तो खड़े होते ही नहीं, कान के पैर थोड़ी ना कि कान खड़े रखे जाएंगे। तो इसका अर्थ होता है सावधान रहना या चौकन्ना रहना। तो कान खड़े रखना का क्या अर्थ होता है, चौकन्ना रहना, सतर्क रहना या सावधान रहना। तो ये था, हम कहेंगे हमारे मुहावरे का अर्थ, दूसरे मुहावरे का। तो लिखते हैं अपना दूसरा, इस पाठ में बच्चों दो ही मुहावरे हैं। पहला है गले लगाते, जिसका अर्थ मैंने आपको लिख दिया, प्यार करते। दूसरा है कान खड़े रखना, तो लिखते हैं दूसरा मुहावरा, कान खड़े रखना, कान खड़े रखना। क्या अर्थ होता है इसका, चौकन्ना रहना, चौकन्ना रहना। या फिर दूसरा अर्थ है सावधान रहना, सतर्क रहना। दोनों ही अर्थ, तीनों ही अर्थ ठीक है। अगर हम सतर्क रहना भी लिखते हैं तभी भी सही है, सावधान रहना लिखते हैं तभी भी सही है। सावधान रहना। अब आगे चलते हैं, इसे याद कर लेते हैं एक बार। दो ही मुहावरे हैं हमारे 13वें पाठ फूल, जो कि एक कविता है। गले लगाते, इसका अर्थ होता है प्यार करते। कान खड़े रखना का अर्थ होता है चौकन्ना रहना, या फिर हम कहेंगे सावधान रहना। अब चलते हैं बच्चों, हम अपने प्रश्न उत्तर पे चले जाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। और अब हम इसके प्रश्न उत्तर पे चलते हैं, चर्चा करेंगे, फिर पद लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों आपने इस कविता में देखा है कि लिखित प्रश्न नहीं दिए। लिखित में क्या दिया है, कविता पूरी करो। और कविता इसीलिए मैंने आपसे याद करवाई थी ताकि आप बुक का ये जो कविता पूरी करो, परीक्षा में भी आता है और पाठ में भी दिया हुआ है, वो आपको करने में कोई परेशानी ना हो। इस पाठ में और लिखित प्रश्न नहीं है, तो हम बच्चों इस पाठ में जो मौखिक प्रश्न हैं उसी को लिखेंगे अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में हमें इन मौखिक प्रश्नों को ही लिखना है। तो शुरू करेंगे हम अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जो मौखिक प्रश्न हैं उन्हीं को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना मौखिक जो प्रश्न है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि हम मौखिक प्रश्नों को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पाठ में हमें लिखित प्रश्न नहीं दिए गए हैं। लिखित के नाम पे कविता पूरी करने के लिए कहा है, जो हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही कर लेंगे क्योंकि जगह दिया हुआ है, और मौखिक प्रश्नों को अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को लिख देते हैं। निम्नलिखित
प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कौन कौन से हैं? हम पहला लिखेंगे क। हमारा क प्रश्न हम लिखते हैं, कविता में कौन, किससे और क्या प्रश्न कर रहा है। ये हमारा पहला प्रश्न है। तो बच्चों आप भी साथ साथ लिखते जाइए, अपना नोटबुक निकाल लीजिए और जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी को देख करके आप भी लिखते जाएं। हम साथ में चर्चा भी करेंगे। ये नहीं कि मैं केवल प्रश्न लिख दूंगा और आपसे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो हमारी पहले ये जो है प्रश्न है, कविता में कौन किससे और क्या प्रश्न कर रहा है, तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें आपने देखा कविता में कौन, किससे और क्या प्रश्न करना है। हमें 3 चीजें बतानी है बच्चों। जैसे कि प्रश्न पढ़ने के बाद पता चलता है कि कविता में कौन, किससे और क्या प्रश्न करना है। हमें 3 चीजें बतानी है। तो कविता में हमने इस कविता को पढ़ा है। ये कविता बड़ी सुंदर है। इसके अंदर एक बच्चा है, वो माली से प्रश्न कर रहा है कि फूल डाली पर कहाँ से आते हैं। अब वो बच्चा है, उसे लगा कि वो अपने माता पिता से भी पूछ सकता था, अपने शिक्षक से भी पूछ सकता था, लेकिन वो माली से ही पूछता है। क्यों? इसके पीछे भी आपको कारण पता है। क्योंकि बच्चों को पता है कि माली पेड़ पौधों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको पानी देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। और इसी कारण बच्चे ने सोचा कि माली जो है वह फूलों के बारे में सबसे अच्छा और सबसे सही बता पाएगा। तो इसी कारण से इस कविता में कौन, बच्चा, किससे, माली से क्या प्रश्न कर रहा है कि फूल कहाँ से, डाली पर फूल कहाँ से आते हैं। तो ये तीनों चीज आपको पता चल गई। कविता में बच्चा, एक बच्चा लिख सकते हैं या एक बच्चा, दोनों ही सही है, क्योंकि इसमें एक बच्चे का ही चित्र भी बना हुआ है। तो कविता में एक बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है कि डाली पर फूल कहाँ से आते हैं। तो बच्चों ये तीनों चीज हम बताएंगे और इसको लिखेंगे। अब आपको मेरे ख्याल से प्रश्न समझ आ गया। हमें इस प्रश्न में तीनों चीज बताना है, कौन, किससे प्रश्न और कौन सा प्रश्न कर रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं। आप अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करें। कविता में एक बच्चा, उत्तर है कविता में एक बच्चा माली से, माली आपको पता ही है, माली जो बाग बगीचे लगाता है, पेड़ पौधों की देखभाल करता है। एक बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है, बच्चा माली से पूछता है। उत्तर है बच्चा। अब
हमने ये बता दिया कौन किससे। अब है प्रश्न क्या। अब हम कह रहे हैं क्या प्रश्न कर रहा है, क्या को उत्तर लिख रहे हैं दूसरे वाक्य में। फिर से एक बार देख लीजिए। कविता में एक बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है, हमने ये दोनों चीज बता दी। कौन किससे, कविता में एक बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है। अब हमें क्या प्रश्न कर रहा है वो बताना है। अब आपको समझ आ गया क्या प्रश्न कर रहा है, वो मैं लिख रहा हूं। वह अरे बच्चा माली से पूछता है, माली से पूछता है कि फूल डाली पर कहां से आते हैं। फूल डाली पर, ये डाली किसकी बात है, पेड़ की डाली की या पौधे की डाली की बारे में हम बात कर रहे हैं। डाली पर कहां से आते हैं, आते हैं। तो ये था हमारा, हम कहेंगे पहला प्रश्न का उत्तर। देखो ध्यान से, मैं फिर से इसको दोहरा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है। कविता में एक बच्चा माली से प्रश्न कर रहा है। बच्चा माली से पूछता है कि फूल डाली पर कहां से आते हैं। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अपने क प्रश्न कर लिया, ख प्रश्न पे हम अब चलते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, अपना ख प्रश्न में लिखता। हमारा ख प्रश्न है, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। तो अब इसी प्रश्न को हम कहेंगे अब आगे क्या होता है। तो बच्चे ने तो सवाल पूछा, अब बारी जवाब किसकी देने की है, माली की। तो इसीलिए प्रश्न भी पूछा गया है, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। कौन सा प्रश्न, आप ही बताइए। माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है, किस प्रश्न की बात की जा रही है। हाँ वही प्रश्न, डाली पर फूल कहाँ से आता है। डाली पर, चाहे पेड़ की डाली हो चाहे पौधे की डाली हो, उसकी डाली पर फूल कहाँ से आता है, प्रश्न यही है। तो हम लिखते हैं अपना, पहले दूसरा प्रश्न तो लिख लेते हैं। हमारा दूसरा ख प्रश्न है, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है, प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर। तो माली बच्चे को यही तो बता रहा होता है कि जो फूल होते हैं कहीं बाहर से तो आते नहीं, तो कहाँ से आता है, फूल पौधों से ही आता है, फूल पेड़ पौधों से ही आता है। प्रश्न क्या था, फूल कहाँ से, डाली पर फूल कहाँ से आते हैं। तो डाली पर फूल पेड़ पौधों से ही आते हैं, कलियों से आते हैं, यही बताने का उसका अर्थ था। तो बच्चे ने क्या देखा था, बच्चे ने ऐसा सवाल क्यों पूछा
क्योंकि बच्चे ने देखा कि एक दिन पहले डाली पे तो फूल नहीं थे, लेकिन अगले ही दिन वो डाली फूलों से भरी थी। तो उसको समझ नहीं आया कि फूल कहाँ से आ रहे हैं। वो उसको वहाँ पे लगा के चला गया। तो बच्चे को ये समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी डाली पर इतने सारे फूल ये कहाँ से आ गए। तो माली भी यही बताता है कि फूल जो होते हैं पेड़ पौधों से ही उगते हैं, कहीं बाहर से नहीं, कोई लगा के नहीं, कोई चिपका के नहीं चला जाता है। ये माली बताना चाहता है। माली बच्चों को क्या बताना चाहता है कि जो फूल होते हैं वह डाली से ही आते हैं, कलियों से ही आते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आते, कोई ने बाहर चिपका के नहीं चला जाता। तो यही उत्तर लिखता है, बताता है माली। तो माली क्या बताता है? माली बच्चे को बताता है, माली बच्चे को बताता है कि फूल पेड़ पौधों से ही उगते हैं, पेड़ पौधों से ही उगते हैं। ये बताता है, शायद दिख नहीं रहा है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। त में आ की मात्रा, ब, त में आ की मात्रा, फिर त में आ की मात्रा। कि फूल पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से ही उगते हैं, से ही उगते हैं, उगते हैं। और पूर्ण विराम, पूर्ण विराम भी हमें लिखना है जब प्रश्न खत्म हो जाता है। बहुत से बच्चे पूर्ण विराम लिखना भूल जाते हैं, तो पूर्ण विराम लिखने पे ही उत्तर खत्म होता है, ये मान लीजिए। तो फिर से एक बार हम लोग आपको बता देते हैं, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है। तो यहाँ पे किस प्रश्न की बात है कि फूल कहाँ से आते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ, माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है, किस प्रश्न की यहाँ पे बात की जा रही है। जो हमारा पहला प्रश्न था कि डाली पर फूल कहाँ से आता है, तो उसका उत्तर हमें बताना। तो ये मत देखना कि किस प्रश्न की बात कर रहा है। माली प्रश्न का क्या उत्तर देता है, किस प्रश्न का, कि फूल कहाँ से आते हैं। प्रश्न क्या था बच्चे का कि डाली पर फूल कहाँ से आते हैं। तो हम माली उत्तर किसका देगा, उसी प्रश्न को उत्तर देगा कि डाली पर फूल पेड़ पौधों से ही आते हैं, कोई बाहर से उन्हें लगा के नहीं चला जाता। तो उत्तर है, माली बच्चों को बताता है कि फूल पेड़ पौधों से ही उगते हैं। और पेड़ पौधों से कैसे उगते हैं आपने देखा होगा, आप लोग तो समझदार हो, आप लोग तो जान गए हो कि डाली में कलियां होती हैं। पेड़ों की डाली पे पहले कलियां होती हैं, और जब कलियां रहती हैं तो वो छोटी सी होती हैं और बंद रहती हैं। आपने कलियों को देखा होगा, वो बड़ी छोटी सी होती हैं और वे बंद होती हैं। तो जल्दी जल्दी में कोई देखेगा तो उसे फूल तो दिखेंगे ही नहीं, और जो बंद कली हरे रंग की ही होती है। आपने देखा होगा जो कलियां बंद होती हैं, जब फूल नहीं खिलता वे भी पत्तों के साथ ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए लड़के को नहीं दिखा था, उसे लगा कि अरे कल तक तो ये डाली में एक भी फूल नहीं था, लेकिन अगले ही दिन कैसे फूल आ गया, क्योंकि कलियां खिल गई थी। कलियों में ही तो फूल रहता है, ये बात तो आप जानते हैं। आपने ईवीएस में भी पढ़ा है कि जो फूल होते हैं कलियों में बंद रहते हैं, और जब कली खिलती है तो फूल बाहर आ जाते हैं। तो आप लोग तो सब जानते हैं। तो माली भी बच्चे को यही बताता है कि
माली बच्चे को बताता है कि फूल पेड़ पौधों से ही उगता है, यही। तो बच्चों हम अपना एक अगला जो प्रश्न है वो कल करेंगे, आज के लिए इतना है।